गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे विशेषण के बारे में, और विशेषण के बारे में हमने इतना पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं और कहाँ प्रयुक्त होते हैं, कितने इसके अंग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें हमने सिर्फ 4 प्रकार पढ़े थे और चौथा पढ़ा था सार्वनामिक विशेषण। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो आपका सार्वनामिक विशेषण था, सर्वनाम में अंतर क्या होता है, कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है और सर्वनाम में क्या चीज आती है। कहने का मतलब इन दोनों के मध्य में किस चीज का अंतर होता है, किस चीज को सर्वनाम कहेंगे और किस चीज को हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जब सर्वनाम शब्द, कोई भी सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले यानी संज्ञा शब्द से पहले किसी विशेषण के प्रयुक्त होते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। मैंने आपको पढ़ा भी दिया पहले, सिर्फ इसका अंतर समझाने के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब सर्वनाम शब्द अकेले या स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वह सर्वनाम ही कहा जाता है। जैसे सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये चीज याद रखना। जैसे वह कहां गया है, वह कहां गया है, तो वह कौन है? ये वह क्या है? इसमें सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लड़का होता, लड़की होती, राहुल होता, अमित होता, या किसी भी चीज का नाम होगा तो ये संज्ञा होता। तो संज्ञा के स्थान पर आया है वह, तो वह कहां गया है, इसमें वह शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विशेषण के रूप में वह लड़का कहां गया है, तो लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं वो शब्द क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो वह लड़का कहां गया है, इतना अंतर होता है। जैसे यह बाहर से आया है, यह बाहर से आया है, इसमें जो पहला पद है ये क्या है? सर्वनाम। और इसमें यह छात्र, तो छात्र क्या है? संज्ञा शब्द है, और उससे पहले क्या आया है? यह आया है, इसलिए ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो ये अंतर होता है सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम में। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रचलित विशेषण के बारे में पढ़ते हैं कि वो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, या फिर वो क्रिया के रूप में प्रचलित होते हैं, या फिर अन्य रूपों में प्रचलित। तो कुछ प्रचलित विशेषण पढ़ रहे थे हम, तो उसमें 3 प्रकार से विशेषण बन सकते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है संज्ञा से बने विशेषण। संज्ञा से बने विशेषण यानी कि संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनते हैं? तो संज्ञा शब्दों से विशेषण सीधी सी बात है, किसी में कोई मात्रा हटा के कुछ में लगाकर, या फिर किसी में फूल की मात्रा लगाकर, किसी में बड़े ई की मात्रा लगाकर। इनके अलग अलग नियम है जो आज की क्लासों में हम पढ़ेंगे। अब सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि संज्ञा से बने विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा शब्द विशेषण अलंकार है। अलंकार संज्ञा शब्द है, अगर इससे हम विशेषण बनाएंगे तो अलंकारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलंकारिक। अधिकार है, ये संज्ञा शब्द है, तो इसे अगर विशेषण बनाएंगे तो अधिकारी हो जाएगा। वैसे ही रोग संज्ञा शब्द है, और एक विशेषण बनाएंगे तो रोगी हो जाएगा। वैसे ज्ञान शब्द है संज्ञा, और इससे अगर विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से शब्द हैं, जैसे अंतर है, विरोध है, द्रव्य है, भारत है, पक्ष है, क्षेत्र है, कल्पना है, नमक है, कुसुम है, आदर है, देह है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर कुछ मात्रा, आ की मात्रा या ऊ की मात्रा या ई की मात्रा जोड़कर हम इनके विशेषण बना सकते हैं। उसके बाद में है क्रियाओं से बने विशेषण। क्या होता है? क्रियाओं से बने विशेषण। तो क्रिया से बना रूप और विशेषण, जैसे चलना क्या है? क्रिया है, अगर इसको विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो चालू हो जाएगा। वैसे पढ़ना क्या है? क्रिया है, और इसका अगर विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठनीय। वैसे देखना का दिखावटी, उठना का उठाऊ, इसके अलावा पीना का पियक्कड़ हो जाएगा, खेलना का खिलाड़ी हो जाएगा, खाना का खाद्य हो जाएगा, लड़ना का लड़ाकू हो जाएगा, मरना का मराशू हो जाएगा, बनाना का बनावटी, बरसाना का बरसाती,
योजना का जुझारू हो जाएगा। इस प्रकार अव्यय शब्दों से बने विशेषण, अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, क्रिया आदि चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता था, वो एक जैसे रूप होते हैं, यानी कि उनके रूप नहीं चलते हैं, वो एज इट इज होते हैं, स्थिर होते हैं, किसी प्रकार का उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम अव्यय शब्दों से बने विशेषण क्या होता है? बाहर, बाहर का बाहरी हो जाएगा विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। भीतर का क्या हो जाएगा? भीतरी हो जाएगा। ऊपर का ऊपरी, यथा का यथावत, समीप का समीपस्थ, तथा का तथावत, नीचे का निचला, दूर का दूरस्थ और वास्तव का वास्तविक। ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत से शब्द हैं जिनके आधार पर हम संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर या अवयव के आधार पर शब्दों से विशेषण शब्द बना सकते हैं। तो ये विशेषण के प्रचलित रूप है जिनके बारे में मैंने पढ़ा है कि कौन कौन से प्रचलित रूप है जिनके आधार पर हम विशेषण बना सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे विशेषण शब्दों का रूपांतरण। तो विशेषण शब्दों का रूपांतरण है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है लिंग के कारण और दूसरा होता है वचन के कारण। तो लिंग और वचन के कारण जो विशेषण शब्दों का रूपांतरण होता है उसका प्रभाव क्या होता है, यानी उसका क्या इफेक्ट होता है? प्रभाव देखते हैं हम। तो लिंग का विशेषण पर प्रभाव देखते हैं, वचन का बाद में देखेंगे। पहले लिंग का विशेषण पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है और किस प्रकार से विशेषण को प्रभावित करता है वो देखते हैं। इसमें एक नंबर पॉइंट है, यानी कि व्याकरण के नियम है, ये विशेषण शब्दों का रूपांतरण किस प्रकार से लिंग और वचन के आधार पर होता है वो देखते हैं। यदि विशेषण आकारांत हो, आकारांत यानी किसी शब्द के अंत में आ की ध्वनि आ रही हो, यदि विशेषण आकारांत हो और विशेष स्त्रीलिंग हो, विशेषण और विशेषण हमने पीछे पढ़े हैं विशेषण में कि विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है। तो यदि विशेषण आकारांत हो और विशेष स्त्रीलिंग हो तो आकारांत विशेषण इकारांत हो जाता है। ये पहला नियम है कि लिंग का विशेषण पर प्रभाव में अगर आपका विशेषण आकारांत हो और विशेष स्त्रीलिंग हो तो आकारांत विशेषण इकारांत हो जाता है। जैसे नीला कमल, नीला कमल, कमल क्या है वो आप देखना क्या है, ठीक है, कि कमल क्या चीज है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, और नीला क्या है। वैसे नीली साड़ी, इसमें नीला कमल था और इसमें नीली साड़ी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग का विशेषण प्रभाव किस प्रकार से होता है। यदि विशेषण आकारांत हो, ठीक है, ये क्या है, विशेषण है, आ की ध्वनि आ रही है इसमें, और ये क्या है, आकारांत है, और तो विशेषण इकारांत हो जाता है आगे वाले में अगर स्त्रीलिंग हो तो नीली साड़ी। वैसे मीठा आम, मीठी वाणी, इस प्रकार से इसके और भी उदाहरण हैं। जैसे पुराना भवन, पुरानी सड़क, छोटा लड़का, छोटे छोटी लड़की। वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं इनका? वाक्य में प्रयोग भी सिंपल है, क्या है, कमल नीला है, साड़ी नीली है, आम मीठा है, वाणी मीठी है, भवन पुराना है, सड़क पुरानी है, लड़का छोटा है, लड़की छोटी। उसके बाद दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि आकारांत विशेषणों को छोड़कर, आकारांत विशेषण कौन सा है, ये वाला जिसके अंत में आ आता है, आकारांत विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषणों पर विशेष से लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखना एक बात, आकारांत विशेषणों को छोड़ देते हैं, यानी आकारांत को छोड़कर अन्य विशेषणों पर विशेष से लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एक जैसे ही रहते हैं। कैसे होते हैं वो? जैसे पुल्लिंग विशेषण क्या हो गया, सुंदर पुरुष, स्त्रीलिंग विशेषण में सुंदर स्त्री आएंगे, सुंदरी, अगर पुरुष है तो वो भी सुंदरी होगा और स्त्री तो कोई सुंदरी स्त्री नहीं आएगा ना, इस सेंटेंस का मतलब जचता नहीं है। इसलिए बताया कि आकारांत विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषणों पर विशेष से लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो एक जैसा रहता है। जैसे पुल्लिंग विशेषण सुंदर पुरुष, स्त्रीलिंग विशेषण सुंदर स्त्री। इसके अलावा भी आप उदाहरण ले सकते हो, दयालु राजा, दयालु रानी, घायल हिरण, घायल हिरणी, प्राचीन नगर, प्राचीन नगरी, बनारसी आम, बनारसी साड़ी, बिकाऊ मकान, बिकाऊ हवेली। ये इस प्रकार के उदाहरण है जो हमें आकारांत विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषणों पर विशेष के लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता की और इंडिकेशन देते हैं, हमें एक संकेत देते हैं कि ये इस प्रकार से बदलते हैं या इनको बदलने के नियम ये हैं।